हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया हूँ मैं, यूपीएससी टॉपिक वाइज। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज आपको एक एक टॉपिक की डिस्क्रिप्शन विद गुड अंडरस्टैंडिंग और साथ साथ में बहुत ही कंसाइज नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। आप देखेंगे कि जीएस 1 2 3 4 ये चारों जीएस के आपको प्रॉपर छोटे छोटे मतलब 3 से 4 पेज में हर टॉपिक का डिस्क्रिप्शन होगा, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे यूपीएससी मेंस में जब आप मेंस देने जाएंगे। और इसमें एक और होता है, एक पेपर वन में ऐसे जो होता है उसका थोड़ा सा मैं लैक करता हूँ इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। तो मैं आपको पेपर टू, दैट इज़ जीएस 1 2 3 4, ये चारों जीएस का मैं आपको टॉपिक वाइज प्रॉपर कंसाइज वे से आपको समझाऊंगा और होप सो आपको पसंद आए। अभी आज पहला लेक्चर है तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। पेपर टू से अपन आज सिलेबस देखते हैं। आज मैं आपको सिलेबस, देखो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस का हर एक पॉइंट कहाँ पे क्या लिखा है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको ये पता रहेगा ना तो आपका 20% यूपीएससी का सफ़र ऐसे ही हो जाएगा। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में अपन पेपर टू से देखते हैं। पेपर टू में 3 पोर्शन है। एक है हिस्ट्री वाला पोर्शन, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, है ना। हिस्ट्री वाला पोर्शन कहाँ से पढ़ना है? कहीं से नहीं पढ़ना है, जहाँ से मैं बताऊँगा उधर से पढ़ना है, ठीक है। तो और मैं कहाँ से बताऊँगा, तो ये अभी से सुन लो आप कि मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। देखो हिस्ट्री के सिर्फ नोट्स थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि हिस्ट्री में कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है ना। तो पीवाईक्यू बेस्ड मेरे नोट्स हैं, तो उनको गो थ्रू करना। तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में एक आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, तीनों फेज में, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ओके। देन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है सिलेबस में कि आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। आपको कहाँ से पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री? मिड ऑफ 18th सेंचुरी, दैट इज़ 1750, ओके। 1750 से स्टार्ट करना है टिल टुडे, आज तक जो जो हुआ है सारा कुछ पढ़ना है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सारा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, आपको वो पढ़ना है जो मैं बताऊंगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव और कंसाइज होना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा समंदर है हिस्ट्री, और अगर आप उसमें पीएचडी करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रोडक्टिव और आपका स्कोर नहीं आएगा। सिंपल से अपन को निकालना है पेपर। वी डोंट वांट टू परस्यू पीएचडी, ओके। फिर इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, और इसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, मतलब मेरे से मिस हो गया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस और ये दोनों टॉपिक जो होंगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री के, इनके मैं नोट्स और प्रॉपर लेक्चर डिलीवर करूँगा। तो ये ज़रूर देखना, बहुत ही कंसाइज वे से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करूँगा मैं इसको। मतलब आपको प्रेजेंटेशन से बहुत मज़ा आएगा और नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब आ जाइए इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी आपको इस पर मुझे 100% ट्रस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 100% ट्रस्ट देंगे तभी आप, अगर आप नॉन सोशियोलॉजी और या फिर नॉन एंथ्रो वाले यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो फिर आप मेरे पे छोड़ देना। मैं आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और लास्ट 3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ सोशियोलॉजी कंटिन्यूसली। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सोसाइटी की, और क्या क्वेश्चन पूछता है तो उसका एक ट्रेंड है, तो मैं वो आपको बताऊँगा। फिर आ जाइए आप ज्योग्राफी पे। जो देखो, जैसे इंडियन सोसाइटी है ना, तो ये अपन को इंडियन सोसाइटी में कंसाइज होना है, सिलेक्टिव होना है। मतलब व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू बी सिलेक्टिव वाइल स्टडिंग सोसाइटी विद इन इंडिया, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में अपन को वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के मतलब ऐसे फीचर्स पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ। मतलब हैंड राइटिंग के लिए माफ़ कर दें, थोड़ा सा आज हाथ में लगी हुई है इसलिए अच्छी राइटिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन को क्या क्या पढ़ना है? एक तो फिज़िकल फीचर्स, ठीक है। दूसरा जियो फिज़िकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब ये लिखा हुआ है ना। तो आपको ये पढ़ना है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। इधर पे जैसे अपन इंडियन सोसाइटी सिर्फ पढ़ रहे हैं,
इधर पे अपन को दोनों चीज़ें पढ़ना है, वर्ल्ड भी और इंडियन भी। अब इसमें भी बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा आप जब लेक्चर्स देखेंगे। आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको लगेगा कि हाँ मतलब दीज आर द थिंग्स विच आई वाज सर्चिंग फॉर। ओके, क्योंकि आपको ऐसे 4-4 पेज में एक एक टॉपिक, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज एंड लोकेशन, इसके मैंने डॉकेट्स बना दिए हैं, 8 आंसर्स बने हैं। इन 8 आंसर्स को कहीं पे भी फिट कर सकते हैं आप, समझे? ऐसे आंसर ऐसे नोट्स हैं मेरे। अभी इसके बाद पेपर 3 पे आते हैं, जनरल स्टडीज़ 2। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे क्वेश्चन करेंट प्लस स्टैटिक दोनों से आते हैं। इसमें आपको क्लास 12th की जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क प्लेस है, 11th की है 12th की है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क प्लेस वो पढ़ना है, और साथ में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। देखो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आंसर लिख पाओगे, मुझे नहीं पता, आप लिख भी सकते हो, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि आप अगर लक्ष्मीकांत अकेला पढ़ोगे ना, आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही एनालिटिकल आते हैं। और लक्ष्मीकांत को आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हो, उसमें मेहनत ज़्यादा है, मतलब वर्थ नहीं है ना इतना पढ़ना। फिर उसके बाद पीएचडी नहीं करना है अपन को, है ना। फिर इसके बाद यूनियन स्टेट्स, वही वो पॉलिटी के अंदर आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म। देखो मैंने अंडरलाइन करके भी रखा है, आपको फेडरलिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इनसे डैम श्योर एक क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी बनते हैं, और कभी कभी जब आपका बहुत अच्छा लग होता है तो 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप इसको वैसे पढ़िएगा, है ना। आरपीए से एक इलेक्शन बेस्ड, इलेक्शन मूड वाला क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे ऐसा लगता है यूपीएससी वालों का मूड है कि इलेक्शन पे कैसा क्वेश्चन पूछना है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे एंटी डिफेक्शन पे पूछ लेंगे वो आपको, है ना। जैसे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पे ही आता है जनरली आरपीए से क्वेश्चन। देन आप आ जाइए गवर्नेंस। देखो जैसे मैंने बोला था ना आपको कि आप सोसाइटी मेरे पे छोड़ दीजिए, कुछ कुछ पोर्शन है जो आप सच में मेरे पे छोड़ सकते हैं। आपको मैं 100%, आप 120% प्लस में होंगे, तो आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, है ना। अगर आप थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे तो आपको उसका आउटकम भी मिलेगा। गवर्नेंस मेरे पे छोड़ देना। ये आपको GS4 और GS2, ये जो गवर्नेंस है ना, ये मैं साथ में कराऊंगा कनेक्ट करके, एकदम प्रॉपर नोट्स भी दूंगा आपको, बिल्कुल एकदम कंसाइज। ई गवर्नेंस, है ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। देखो जब अपन एथिक्स पढ़ते हैं तो अपन आते हैं, अभी एथिक्स पे भी बात करेंगे, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा मैं। एथिक्स इज़ माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, यू नो। मतलब मैं जब आंसर लिखता था तो जैसे मैंने 2 टेस्ट लिखे हैं तो मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले। अब मार्क्स बताऊंगा तो आप कहेंगे कि शो ऑफ कर रहा हूँ, तो अभी मार्क्स को अब धीरे धीरे रुको, आपको सब पता चलेगा कि मैं क्या दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। फिर उसका सोशल जस्टिस पे आइए। सोशल जस्टिस को भी कनेक्ट करके पढ़ना है अपन को। सोशल एम्पावरमेंट जो GS1 में था, सोशल जस्टिस जो GS2 में था, और इंक्लूसिव ग्रोथ और बजट जो GS3 में पढ़ेंगे। आपको ये सब कुछ मिला के पढ़ना है अपन को, लेकिन सिलेबस याद रखना है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मानो मेरी बात, मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे। सिलेबस पढ़ो आप, है ना। आपको बहुत सारा पढ़ना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारा पढ़ना है। अगर बहुत सारा पढ़ोगे ना कुछ भी नहीं लिख पाओगे, तो बहुत ही सिलेक्टिव होना है। अब इसके बाद आई आर पूरा करेंट बेस्ड होता है। जिस दिन आपका प्री निकलेगा, प्रीलिम्स, उसके बाद ये 4 टॉपिक, एक मैगज़ीन बताऊंगा मैं, या फिर मैं खुद अपने नोट्स बना के भेज दूंगा आपको, अपलोड कर दूंगा जस्ट आफ्टर मेंस, और विद इन 10 to 15 डेज ऑफ मेंस मैं आपको IR के नोट्स दे दूंगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके बाद आ जाइए GS3 पे। GS3 सबके लिए एक फोबिया है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि आप 20 में से करीब 12 से 13 क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे थ्रू माई नोट्स ओनली। और इसका मैं प्रूफ बताऊंगा। मेरे नोट्स जो हैं 2021-22 के नोट्स हैं। मैंने 2 साल पहले इनिशियली नोट्स मेकिंग में ही और मीन्स पे ही ध्यान दिया था। मैं ऐसा नहीं था कि मुझे पहले प्रीलिम्स पढ़ना है, और मेरी गलती नहीं है वो, और मैं ये वो बोलूँगा जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है उनके पास मेंस का कंटेंट नहीं रहता है, तो फिर वो 2-3 महीने में फिर वो साइकिल में फंसते हैं, विशियस साइकिल में। तो आप ऐसा मत करिए, आप पहले मेंस प्रिपेयर करिए,
फिर आप अपने अटेम्प्ट देने जाइए प्रीलिम्स तैयार करके। लेकिन प्रीलिम्स पढ़ने के पहले मेंस ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपको ये बहुत ही ऐसी बात लगेगी प्रिकॉशन जैसी बट ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आपको इकोनॉमी पढ़ना है, देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ आ गया, इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग आ गया, बजटिंग आ गया, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा बता दूंगा, इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत अच्छा बता दूंगा, मतलब काफ़ी कुछ आपका कवर करा दूंगा मैं बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर आ जाइए साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक की सिर्फ एक अप्रोच है और यही फॉलो करना है, आपको भी करना है, मैं भी यही फॉलो करता था। जो प्रीवियस ईयर सुनना बहुत अच्छे से, ये इधर पे थोड़ा सा दिमाग और कान खोल के रखना अपना, है ना, नहीं तो फ़ायदे में नहीं रहोगे, पहले बता देता हूँ। साइंस एंड टेक के PYQ जो प्रीलिम्स में आए हैं लास्ट ईयर, क्या में आए हैं प्रीलिम्स में, इन प्रीलिम्स की थीम से मेंस के नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस बनते हैं, 10 मार्कर एंड 15 मार्कर। और आपको अगर विश्वास ना हो तो आप अभी PYQ 2018, 19, 20 के देखना, और फिर उसके बाद मेंस के क्वेश्चन देखना 2017, 2019, 20 और 21 के। आपको मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नहीं, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी में से आए। जैसे 2021 में एक LED का क्वेश्चन आया था, मतलब लोग कुछ भी बोलें बट LED वॉज द प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ 2020, ओके, एंड 2021 में मेंस में आ गया, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक में अप्रोच रखना है, और साथ में सिलेबस के तीनों पॉइंट अपन को याद होना चाहिए बाय हार्ट, ठीक है। देन एनवायरनमेंट भी बहुत जनरल टॉपिक है, बट इसमें जो GS1 में अपन पढ़ेंगे मेजर जियो फिजिकल फिनोमेना, उसका सेम अपन को पढ़ना है किसमें, इसमें पढ़ना है अपन को डिज़ास्टर मैनेजमेंट। देखो डिज़ास्टर तो अपन पढ़ेंगे GS1 में, उसका एक पोर्शन अप करके डिज़ास्टर मैनेजमेंट अपन को पढ़ना है GS3 में, ओके। अब GS1 का जो मेजर जियो फिजिकल फिनोमेना है तो वो अलग से पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है। जब अपन ये पढ़ेंगे मेजर जियो फिजिकल फिनोमेना मतलब डिज़ास्टर, तभी अपन डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें जो रहेंगी वो मैं बताता जाऊँगा आपको साथ साथ में। तो अपन एक बार पढ़ेंगे, ये कहलाता है मिनिमम नॉलेज मैक्सिमम एप्लीकेशन, ओके। फिर आ जाओ इंटरनल सिक्योरिटी, इसके नोट्स होंगे मेरे 12 से 13 पेज के, आप बस उनको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा, आप ये कहोगे कि वाओ, मतलब अगर आपने ये वाओ नहीं बोला ना तो IR पढ़ाने के बाद मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। अब आ जाइए GS4 पे, और ये है हमारा ब्रह्मास्त्र स्कोरिंग टॉपिक। जैसे ऐसे स्कोरिंग होता है ना, ऐसे में अगर 120 प्लस आप ला रहे हो ना इंग्लिश मीडियम में, बहुत ईजी है, आप ला सकते हो, है ना। तो ऐसी टेंडेंसी अभी से बनाओ, तो GS4 में भी आप 120 प्लस ला सकते हो अगर आपने अच्छे और एथिकल आंसर लिखे। अंडरस्टैंडिंग का खेल है सारा, समझे। तो अब आपको क्या करना है, आपको GS4 में डेफिनेशनल अप्रोच पकड़नी है, मतलब 50 से 60 डेफिनेशंस हैं, वो आपको याद करना है विद एग्जांपल, विद योर पर्सनल एग्जांपल, विद योर रीसेंट एग्जांपल, विद डेफिनेशन। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। लाइक आप जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे आप इधर पे देखिए क्या है, EI है, तो EI में आपको क्या करना है, डेफिनेशन। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस इज परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग एंड अडेप्टिंग अस एंड अदर्स इमोशन एफिशिएंटली। उसका एक एग्जांपल लिखना है पर्सनल लाइफ में, जैसे मदर तो छोड़ो, जैसे EI का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना पर्सनल होता है। तो जैसे पापा से बोलना, जब मैं छोटा था तो मैं साइकिल के लिए मचल जाता था, तो मचलने के बाद खाना नहीं खाता, तो देखो मैंने उनकी इमोशंस के साथ खेला, कैसे अपना इंटेलिजेंस, मुझे पता था ना कि मैं भूखा रहूँगा तो उनको दुख होगा, तो साइकिल आ जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो ये हो गया पर्सनल एग्जांपल। एक होता है रीसेंट एग्जांपल EI का। तो जैसे कि अभी राफेल नडाल का मैं मैच देख रहा था एक दिन, तो राफेल नडाल क्या करता है, ही यूज टू साउट व्हेन ही कंटिन्यूसली लूज मैच पॉइंट, ओके, चिल्लाता है, मोटिवेट करता है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल को, है ना। और ऐसे ही, ठीक है। फिर इसके बाद अपन को और देखना है क्या, इसमें वही एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यू, 10 से 12 फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं। मैं कह रहा हूँ आप मेरे एथिक्स के नोट्स ले लेना नहीं, मतलब मैं देखूँ इसको पेड करूँगा आपको, मतलब वर्थ है ये, जितना भी पैसा मैं डालूँगा एथिक्स के नोट्स में आपको देखूँगा,
अभी पैसे की बात नहीं करते हैं, अभी तो मेरा भी रिवीजन होगा, ये मैं पढ़ाऊँगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। देखो सबसे पहले ये बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये सब वीडियोस मेरा प्राइम पर्पस ये है कि मेरा रिवीजन हो जाए, क्योंकि मैं बार बार फेल हो रहा हूँ प्रीलिम्स में और अब मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं इस इनिशिएटिव के साथ आया हूँ। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश मोटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ अपने लिए बढ़ा, आपको जो मैं कंटेंट दूंगा ट्रस्ट में आपको बहुत बेनिफिशियल मतलब आपको साबित होगा वो, है ना। आप मज़ा आ जाएगा आपको कंटेंट और नोट्स देख के और समझाने के बाद। तो आपको ये सब पढ़ना है। देखो इधर पे जैसे अपन को पढ़ना है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, तो ये सब मैंने अभी बताया आपको GS2 में था, मतलब पेपर 3, ठीक है। तो आपको उधर से इधर पे कनेक्ट करके या फिर एक जगह पढ़ाऊँगा, आपको दोनों जगह यूज़ करना है उसको, ठीक है। ऐसा अब ऐसा मत सोचने लगना कि GS2 में लिखूँगा वो तो GS4 में नहीं लिखूँगा, पागल इंसान, ऐसा नहीं होता है। सिंपल सा फंडामेंटल है, GS2 की जो कॉपी चेक होगी वो GS4 वाले कॉपी चेक नहीं करेंगे। तो व्हाट यू नीड टू गो फॉर सिंपल, आपको एक जगह एक चीज़ पढ़ना है, आपको उसको मल्टीपल जगह यूज़ करना है। जैसे करप्शन, RTI, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर एंड वर्क कल्चर, ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें अपन को PhD नहीं करना है। व्हाट वी नीड टू गो फॉर, वी नीड टू ऑप्ट बेसिक कंसेप्ट्स, और उन्हीं को अपन को उसी की बार बार पढ़ पढ़ के मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। तो सिंपल सा फंडा है चारों GS में, कम चीज़ें पढ़ना है लेकिन उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ना है। तो आज आपने देखा कि यह सिलेबस मतलब कैसा है, और आपने मेरी स्ट्रेटेजी भी समझी, बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही कंसाइज वे से। UPSC यूट्यूब चैनल का नाम ही है UPSC टॉपिक वाइज। अब इसमें आप ऐड कर लो एक सिलेक्टिव और दूसरा आप ऐड कर लो कंसाइज, दो टर्म्स को साथ में लेके पूरे टाइम पढ़ाई होगी, ठीक है। फिर इसके ये हो गया, इसमें आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपना सिलेबस वाला मैंने आज एक वीडियो डाला है, मैंने सोचा सिलेबस की क्लैरिटी होना चाहिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम आफ्टर 4 और 5 डेज, क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। तो मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।